नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। अगले आधे घंटे तक न्यूज रूम से तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट से कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि संदीप सिंह छेड़छाड़ मामले में एसआईटी जो है वो पूछताछ कर रही है संदीप सिंह से। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो इस बीच जानकारी सामने आ रही है। आपको अपडेट दे दें कि कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह हैरेसमेंट मामले को लेकर ये जानकारी है। सेक्टर 26 चंडीगढ़ थाने में पूछताछ जारी है। तो आपको बता दें कि संदीप सिंह से पूछताछ पूरे मामले में की जा रही है। तो जिस तरीके से हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर ये आरोप लगे थे, महिला कोच ने आरोप लगाए थे हैरेसमेंट के, इसको लेकर एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, छानबीन कर रही है। और इस बीच आपको बता दें कि संदीप सिंह से पूछताछ की जा रही है। तो एसआईटी की टीम संदीप सिंह से पूछताछ कर रही है पूरे मामले को लेकर, और जिस तरीके से महिला कोच ने आरोप लगाए थे उसको लेकर ये पूछताछ जो है की जा रही है। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही हैं आपके, इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं सेक्टर 26 चंडीगढ़ थाने में ये पूछताछ जो है भी जारी है। एसआईटी की टीम की ओर से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि संदीप सिंह ने उन पर जो आरोप लगे हैं उनको लेकर अपना जो कार्यभार है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंप दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक पूरे मामले में कार्यवाही जारी है तब तक वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो इस बीच सामने आ रही है। सेक्टर 26 चंडीगढ़ के थाने में पूछताछ कर रही है एसआईटी की टीम। जिस तरीके से एसआईटी का गठन किया गया है, तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो इस बीच सामने आई है। तो चंडीगढ़ के सेक्टर 26 थाने में संदीप सिंह से पूछताछ जारी है। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। छेड़छाड़ का पूरा मामला, आपको बता दें कि हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के सरकारी आवास के बाहर महिला कोच के साथ हैरेसमेंट केस में कई दिनों के बाद अब आपको बता दें कि खेल मंत्री वाली नेम प्लेट जो है हटा दी गई है। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पूछताछ जो है लगातार अब संदीप सिंह से जारी है। पूरे मामले को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। साक्ष्य जो है लगातार एसआईटी की ओर से जुटाए जा रहे हैं पूरे मामले में। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में आपको बता दें कि एसआईटी की टीम संदीप सिंह से पूछताछ कर रही है पूरे मामले को लेकर। जिस तरीके से महिला कोच ने हैरेसमेंट के आरोप संदीप सिंह पर लगाए थे, उन्होंने कहा था कि उन्हें हैरेस किया गया है। संदीप सिंह की ओर से संदीप सिंह ने हैरेसमेंट की है, जिसको लेकर उन्होंने आरोप लगाए थे, शिकायत की थी और पूरे मामले ने आपको बता दें कि तूल पकड़ी। यहाँ तक कि विपक्ष जो है लगातार इस वक्त सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है और लगातार विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सत्ता पक्ष संदीप सिंह को बचाने का प्रयास कर रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो जांच है वो सही तरीके से नहीं हो रही है। ये भी आरोप विपक्ष की ओर से लगातार जो है लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एसआईटी की टीम पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और लगातार आपको बता दें कि पूछताछ यहां पर संदीप सिंह से जारी है। और जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को लेकर पूछताछ संदीप सिंह से की जा रही है। कई सवाल एसआईटी के हैं जो संदीप सिंह से पूछे जा रहे हैं और आपको बता दें कि अभी भी ये पूछताछ जारी है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 थाने में आपको बता दें कि पूछताछ संदीप सिंह से की जा रही है पूरे मामले को लेकर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जानकारी आप तक ये भी पहुंचा दें कि जिस तरीके से संदीप सिंह पर आरोप लगे थे अभद्रता करने के महिला कोच के साथ, तो इस बीच आपको बता दें कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उनके घर के बाहर खेल मंत्री की जो नेम प्लेट लगी थी वो भी हटा दी गई है। इस पूरे मामले पर रिपोर्ट देखें आप। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के सरकारी आवास के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और सरकारी आवास की तस्वीरें आपको हम दिखा दें। सब कुछ वही है, लेकिन अगर कुछ बदला हुआ है तो वो है पूर्व खेल मंत्री के घर के बाहर की नेम प्लेट। जी हाँ, आज सुबह तक भी ये नेम प्लेट जो है यहाँ पर लगी हुई थी, जिसपे हरियाणा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स लिखा हुआ था। चूंकि मर्जर के बाद जो यूथ डिपार्टमेंट है वो तो वैसे ही संदीप सिंह के हाथ से निकल चुका है, लेकिन और जो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स की बात करें, अगर खेल मंत्री की बात करें, तो वो पद जो ये मामला सामने आया है हैरेसमेंट का महिला कोच के साथ, उसके बाद उन्होंने खुद ही मुख्यमंत्री को ये जो विभाग है ये सौंप दिया है। इसके बाद संदीप सिंह के बाद सिर्फ प्रिंटिंग और स्टेशनरी का जो विभाग है वो रह जाता है। लगातार अब भी उनके खेल मंत्री न रहने के बाद भी, यूथ अफेयर्स मिनिस्टर्स न रहने के बाद भी जो नेम प्लेट है उनके घर के बाहर लगी हुई थी, जिसे लेकर खबरें लगातार दिखाई जा रही थी। विपक्ष भी लगातार हमलावर था, ये मांग कर रहा था कि नैतिकता के आधार पर जो इस्तीफा है वो मंत्री को इस तरह की खबरों में आने के बाद दे देना चाहिए। दूसरी ओर जो एसआईटी है वो भी लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है। संदीप सिंह से, महिला कोच से लगातार पूछताछ जो है वो एसआईटी की हो चुकी है।
आज संदीप सिंह के पूरे स्टाफ से भी, यानी जो पुलिस मुलाजिम जो कि उनके स्टाफ में शामिल हैं, उनसे भी आज एसआईटी के द्वारा पूछताछ की गई है। कई घंटों तक ये जो पूछताछ है वो चली है और इसी दबाव के अंदर आके ये जो नेम प्लेट है ये यहाँ से आज इस पूरे मामले के सामने आने के कई दिनों के बाद आज फाइनली हटा दी गई है। और अब उम्मीद की जा रही है कि नया नेम प्लेट जिसमें सिर्फ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग जो है वो मेंशन होगा, वो जल्द ही संदीप सिंह के इस सरकारी आवास के बाहर लगा हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज। सीएम मनोहर लाल ने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की है, बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की है और यहां पर आपको बता दें कि सख्त अंदाज में नजर आए हैं सीएम मनोहर लाल। बैठक में तमाम निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है जानकारी, जेसीबी फुट ओवरब्रिज शिफ्ट किया जाएगा। ग्रीवेंस कमेटी में आपको बता दें कि तमाम पहलुओं पर, तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है और उन बिंदुओं में से एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है और मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को प्रस्ताव तैयार करने के आदेश भी दिए हैं। एनएचएआई के ऑफिसर से बात करेंगे मुख्यमंत्री। जलभराव खत्म करने, स्ट्रीट लाइट ठीक करने के आदेश सीएम की ओर से दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार फरीदाबाद से तमाम शिकायतें सामने आ रही थी, जलभराव की समस्याएं जो हैं लगातार बनी हुई थी, तो उसको देखते हुए सीएम मनोहर लाल ने ये आदेश दिए गए हैं कि तमाम जो जलभराव की समस्याएं हैं उनको ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। साथ ही साथ स्ट्रीट लाइटों की जो समस्याएं हैं उनको भी दुरुस्त किया जाए फरीदाबाद में। तो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक थी। साथ ही आपको बता दें कि 30,000 मजदूरों को पूरा वेतन नहीं दे रहे हैं उद्योग, सीएम की ओर से कहा कि श्रम विभाग को मामले के जांच करने के आदेश, ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी सीएम ने आदेश दिए हैं। डाइंग यूनिट बंद करने के आदेश उन्होंने दिए हैं। बिना अनुमति चल रही डाइंग यूनिट पर कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। ऐसे इलाकों की पहचान करने के लिए कहा गया है सीएम की ओर से और सर्वे के आदेश दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार फरीदाबाद में प्रदूषण जो है वो अहम मुद्दा बना हुआ है, उसको लेकर सीएम मनोहर लाल सख्त नजर आए हैं। सीएम मनोहर लाल ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर आपको बता दें कि सख्ती दिखाई है, निर्देश दिए हैं कड़े। उन्होंने ये जानकारी आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सीएम ने आदेश जारी किए हैं और आदेश में डाइंग यूनिट्स को बंद करने के लिए उन्होंने कहा है और जो डाइंग यूनिट्स लगातार बिना परमिशन के चल रही हैं उनको लेकर सर्वे करने के आदेश भी यहाँ पर सीएम मनोहर लाल की ओर से दिए गए हैं। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की तस्वीरें हैं। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के दौरान सीएम मनोहर लाल की ओर से आदेश दिए गए हैं। कहा है कि ऐसे इलाकों की पहचान करने के लिए सर्वे के आदेश उन्होंने जारी किए हैं। कहा कि ऐसे इलाकों की पहचान की जाए जहां पर ये डाइंग यूनिट्स जो है वो चल रही हैं। ग्रीवेंस बैठक से जुड़ी एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि ग्रीवेंस बैठक के दौरान सीएम मनोहर लाल के सख्त तेवर जो है देखने को मिले हैं। जैन को उन्होंने आपको बता दें कि फटकार लगाई है। जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। सीएम मनोहर लाल की ओर से आपको बता दें कि फटकार लगाई गई है और बात करते हुए खड़े होने की तमीज नहीं है, सीएम ने कहा। तो आपको बता दें कि जैन जो है जब बात कर रहे थे सीएम से, सीएम के समक्ष तमाम मुद्दों को रख रहे थे, तो उस दौरान आपको बता दें कि सीएम जो है वो गुस्सा हो गए और जैन को उन्होंने कहा कि तमीज नहीं है आपको। तो ये फटकार लगाई है जैन को सीएम मनोहर लाल ने। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। किसानों को मुआवजा देगी हरियाणा सरकार, ये भी अपडेट है। आपको बता दें यूपी के साथ सिंचाई विभाग के अधिकारी मिलकर आपको बता दें कि ये काम करेंगे। बैठक के दौरान निगम के जैन को सीएम की फटकार जो है वो देखने को मिली है। निगम के जैन को फटकार लगाई है सीएम मनोहर लाल ने। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। तो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक फरीदाबाद में आयोजित की गई और आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल का ये फरीदाबाद का दौरा, और इस दौरान आपको बता दें कि तमाम अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद थे और तमाम विभागों का लेखा जोखा जो है सीएम के समक्ष रखा गया। और इस दौरान आपको बता दें कि सीएम जो है उनका अंदाज जो है वो देखने को मिला, जिस तरीके से वो गुस्सा हुए जैन पर। चलो इस बीच आगे बढ़ते हैं। हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं खबर पर अधिक जानकारियों के साथ, उनका रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, आपका रुख करूंगा, जानकारी यहां पर पूरे मामले को लेकर आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरीके से लगातार यहां पर आपको बता दें कि ग्रीवेंस कमेटी की बैठकें प्रदेश के तमाम हिस्सों में हो रही हैं, इस बीच फरीदाबाद में हुई। फरीदाबाद में सीएम का सख्त तेवर जो है वो देखने को मिला।
बिल्कुल, देखिए अभिषेक मुख्यमंत्री मनोहर लाल अध्यक्षता कर रहे थे ग्रीवेंस कमेटी की और 14 शिकायतों पर उनकी तरफ से सुनवाई की गई है। 14 की 14 शिकायतों की सुनवाई पूरी हो चुकी है और मुख्यमंत्री की तरफ से कई मामलों में तुरंत फैसले लिए गए हैं, चाहे नगर निगम के एक्सियन को धमकाने की बात हो, इसके साथ साथ में अन्य एक किसान को मुआवजा देने की बात सामने आई थी। तो चूंकि पिछली बार भी वो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में मामला आया था, मुआवजा मांगा गया था, लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री खुद नहीं थे उस बैठक में, तो इस बार उनको मुआवजा देने के लिए डीसी को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह से एक रजिस्ट्रार को गुड़गांव के रजिस्ट्रार को जांच के 5 नंबर शिकायत पर जांच के आदेश दिए गए हैं। इसी तरह अन्य कई मामलों में, अगर बड़े मामले की बात करें तो प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री सख्त दिखाई दिए हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि एनजीटी के कई बार आदेश होते हैं और हरियाणा सरकार को वो भुगतने पड़ते हैं, उन पर जवाब देना पड़ता है, तो इसलिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आदेश दिए हैं कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया में जितनी भी ऐसी इकाई हैं जो प्रदूषण फैला रही हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाए और उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना है और साथ ही साथ उनका निपटारा भी किया गया है। 1-2 शिकायतों को पेंडिंग छोड़ा है। जी देवेंद्र, जानकारी आपसे यहाँ पर ये भी लेना चाहेंगे, कौन कौन से अहम मुद्दे जो हैं ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के दौरान रखे गए? बिल्कुल, देखिए अगर मुद्दों की बात करें तो 14 मुद्दे इसमें रखे गए थे। एक सैनिक कॉलोनी का मामला था जमीन से जुड़ा हुआ, उसमें विजिलेंस जांच के आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। दूसरा मामला दिल्ली निवासियों को प्लॉट को लेकर था, उसमें भी लिखित आदेश हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को दिए गए हैं। इसी तरह से अन्य कई मामले पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए थे, नगर निगम से जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ में पुलिस से भी मामले जुड़े हुए हैं। HSBP से भी कई मामले सामने आए थे। ये तमाम मुद्दों पर सुनवाई हुई है और मुख्यमंत्री ने संतोषजनक तरीके से तमाम शिकायतों का निपटारा किया है। जी देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए भी जो आपने हम तक और हमारे दर्शकों तक ये जानकारियां पहुंचाई हैं। पहुंचा दे, ग्रीवेंस कमेटी की बैठक जो है आयोजित की गई और तमाम मुद्दों को यहां पर रखा गया सीएम मनोहर लाल के सामने। जिस तरीके से हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने जानकारी साझा की कि किस तरीके से 14 मुद्दे जो हैं वो ग्रीवेंस कमेटी में रखे गए और इन 14 मुद्दों पर चर्चा की गई है और जो तमाम मुद्दे थे उनको उनके निपटारे के आदेश जो है जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो उन्हें दिए गए हैं। सीएम मनोहर लाल की ओर से उन्होंने निर्देशित किया है अधिकारियों को कि इन मुद्दों का जो ये पेंडिंग मुद्दे हैं इनका निपटारा जो है वो किया जाए। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि जिस तरीके से सीएम मनोहर लाल ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में शामिल हुए, इस तरीके से आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल का और भी कार्यक्रम था और सीएम मनोहर लाल जो है तमाम प्रतिनिधि जो हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और बैठक की है। आपको बता दें कि पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों से पलवल में मंत्रणा उन्होंने की है और कार्यक्रम में सीधा संवाद उन्होंने किया। कार्यक्रम में सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जो है मौजूद रहे और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी सरपंचों और जिला परिषद सदस्यों से उनके गांवों और वार्डों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली है, साथ ही गांव और वार्डों में किस किस चीज की जरूरत है इसके बारे में भी जानकारी उन्होंने ली। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर कुछ चल रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सीएम मनोहर लाल का ये फरीदाबाद और पलवल का दौरा, पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद उन्होंने किया। बतौला गांव में सीएम मनोहर लाल का स्वागत किस तरीके से किया गया, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। वहीं तीसरी तस्वीर ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के दौरान की है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बैठक सीएम मनोहर लाल की ओर से की गई है। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक उनके द्वारा की गई और 14 मुद्दे जो हैं वो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के पटल पर रखे गए। इन मुद्दों पर चर्चा की गई है गहनता से और सीएम मनोहर लाल ने जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित भी किया इन मुद्दों को हल करने का। जो तमाम शिकायतें आ रही थी उन शिकायतों को दूर करने के निर्देश सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को दिए। तीनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इस बीच आपको सुनवा भी देते हैं कि सीएम मनोहर लाल की ओर से इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा गया है। प्रतिनिधि पंचायती राज संस्थाओं ये सब चुन के आए हैं और सभी के रिजल्ट पंचायतों के सब आ चुके हैं। पंचायत समिति जिला परिषद के काफ़ी जगह पर चेयरमैन वाइस चेयरमैन बन चुके हैं। ये दोनों जिलों के सभी बन चुके हैं, चाहे वो जिला परिषद है, पंचायत समिति है, पंचायत बता गए। ऐसे में सभी जिलों में जाकर के पंच के जो प्रतिनिधि हैं सरपंच और पंच, साथ पंच तो नहीं बुलाए, सरपंच जिला परिषद पंचायत समिति के जो पार्षद
उन सबको एक प्रकार से नए लोग हैं तो उनको कुछ न कुछ बताना पड़ता है, आह्वान करना पड़ता है, और इसमें से कैसे हम ठीक काम कर सकते हैं, हम सेवा भाव से काम करें, विकास के नाते से जो जो सिस्टम सरकार के हैं उनको बताएं कि जो पंचायती राज का जितना पैसा होगा, पहले तो ये फाइलें सब चंडीगढ़ जाती हुई डिपार्टमेंट डायरेक्टर के पास गई, सेक्रेटरी के पास गई, मंत्री के पास गई। अब इनका जो पैसा है वो सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा। ग्राम पंचायत अपने रेजोल्यूशन पास करके सरपंच से रिकमेंड कराएंगे सारे जो पैसा उनका है। आगे के लिए हमने व्यवस्था ये की है कि आगे सारी चीज़ कंप्यूटराइज हो, और ये जो विषय कई बार आता है ना कि हमें लिमिट इसकी बढ़ा दी जाए, तो इसलिए नहीं बढ़ाई जा रही कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी काम है बड़ा फास्ट होगा, पारदर्शी होगा, रिकॉर्डेड होगा, कोई उसमें डाटा डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। ऑनलाइन अगर होगा तो एक बैक ऑफिस में हमारा जो सर्वर है, हमारी जो सिस्टम है उसके अंदर ऐड होगा, तो आगे की समस्याएँ खत्म है कि वो डाटा इसको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जो आदमी जीतेगा वो आगे आएगा, संभाल लेगा, जो हारेगा बाहर चला जाएगा, उसको कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, जो पिछले नहीं दे रहे हैं दे देंगे, ठीक है, नहीं दे देंगे उनकी हम कार्रवाई करेंगे निश्चित। वो कहते हैं कि और ज़्यादा लिमिट करो, हम कहते हैं नहीं, डाटा रिकॉर्ड की बड़ी समस्याएं हैं, जैसे पिछले सरपंचों को बताई, तो ये समस्या इनके सामने ना आए तो डाटा सारा रिकॉर्ड में रहेगा। और जो देरी का विषय है कि 21 दिन के बाद टेंडर होता है, हमने 7 दिन के लिए व्यवस्था कर दी है, और छोटे कामों के लिए नए ठेकेदार जिनको ये लोग चाहते हैं उसको रजिस्टर करा सकते हैं, समस्याओं का सारा हल कर दिया। लोक समिति, वो सब लोक समिति का चेयरमैन वो उसको रिकमेंड करेगा। ऐसे जिला परिषद का चेयरमैन अपनी बॉडी से प्रस्ताव पारित करने के बाद वो ग्रहण करेगा। और फिर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है हमारा, जैसे सबसे पहले जेईज हैं 2 लाख तक वो करेंगे, 2 से 25 लाख तक एसडीओ करेंगे, 25 से 1 करोड़ तक एक्शन करेंगे, 1 करोड़ तक से 2.5 करोड़ तक वो एससी करेंगे, 2.5 करोड़ से ऊपर चीफ इंजीनियर के पास जाएगा। चीफ इंजीनियर भी गाँव के सरपंच के रिकमेंडेशन पर ही काम करेगा, और 7 दिन के अंदर इनके टेंडर वो सारे कंप्लीट होकर के खुल जाएंगे। क्योंकि एक शिकायत रहती है कि काम हमारे लेट हो जाते हैं, क्योंकि 21 दिन के टेंडर की उसमें समय सीमा होती है, तो उसमें हमने 7 दिन कराएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे कंट्रैक्टर हैं वो रजिस्टर करें अपने आप को, ताकि जिन लोगों से कई बार क्या होता है सरपंचों का कि मैं अपने साथी से काम कराता हूँ, यही रहता है उनका कि हमारे हाथ में तो हम अपने साथियों को काम दे देंगे, करा लेंगे। हम कहते हैं कि उन सब साथियों को, नए कंट्रैक्टर हैं उनको भी रजिस्टर करा लें। रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम ये होगा कि हाँ, ये एक ऑथराइज्ड कंट्रैक्टर है, इसके पास काम करने की क्षमता है। जो छोटी छोटी जो 3 बातें होगी वो नए होकर लगाएंगे। ग्रुप डी के बाद वो ग्रुप सी के बन जाएंगे जब काम करेंगे, तो उसके बड़े होने के बाद बी के बनेंगे, फिर ए के बनेंगे। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री आपको बता दें कि हुड्डा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि लगातार भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिल रहा है। समर्थन की जानकारी उन्होंने दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। कहा कि महिलाओं के समेत बच्चे भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यात्रा को मिले समर्थन के लिए लोगों का आभार उन्होंने जताया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं अहम जो सामने आ रही है। कहा कि हरियाणा पर 3,25,000 करोड़ का कर्ज है, और कहा कि प्रदेश को आर्थिक संकट की ओर धकेला गया है। मौजूदा सरकार, मनोहर सरकार को लेकर भी उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए, और तमाम आरोप यहां पर सरकार पर लगाए गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से। उन्होंने कहा कि किस तरीके से लगातार प्रदेश पर 3,25,000 करोड़ का कर्ज है, 4 गुना कर्ज, 5 गुना अपराध, 0 रोजगार उनकी ओर से कहा गया। कहा कि बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा, और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की बात भी उनके द्वारा कही गई। तो तमाम आरोप जो है पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से लगाए गए हैं। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। यात्रा राहुल जी ने कल भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने कल न कन्याकुमारी से शुरू की। हरियाणा में वो तकरीबन 250 किलोमीटर 8 दिन और 7 जिलों में से वो घूम के आए, और उस दौरान जो लोग उमड़ के आए हर वर्ग के, चाहे वो किसान, चाहे मजदूर, चाहे व्यापारी और इवन कर्मचारी, चाहे ग्रामीण, चाहे शहरी, चाहे बुजुर्ग थे, चाहे बच्चे, चाहे महिलाएं, हर वर्ग के लोग जिस हिसाब से आए जन सैलाब की तरह, तो उससे ऐसा लगा कि यात्रा जन आंदोलन में तब्दील हो चुकी है। बेरोजगारी तो लोगों ने बताया कि 37.4
हाईएस्ट इन द कंट्री। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था 2014 में, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। और जो कौशल रोजगार निगम है, ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। क्योंकि इसका बेस भी पीपीपी भी है, ट्रिपल पी के आधार पर बनाता है, और सारी गड़बड़ है उसमें पीपीपी। तो कौशल किसको रोजगार मिलेगा, क्या मिलेगा? ठेकेदारी शुरू करके कर्जा 3,25,000 करोड़ कर्जा है और 1,22,000 जो है उस पर देनदारी है, लायबिलिटी है। आज ये स्थिति आज हमारी है। आप जोड़ आगे देखो तो इस पर चलता है जा रही, क्योंकि ग्रोथ से ज़्यादा परसेंटेज में कर्जा बढ़ रहा है। और इसी वास्ते जो प्रदेश को एक आर्थिक संकट की ओर धकेला जा रहा है। तो ये जानकारी आप तक ये भी पहुंचा दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने परिवार पहचान पत्र को लेकर भी सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लगातार परिवार पहचान पत्र में गलतियां हैं, वो लोगों के लिए मुसीबत का पहाड़ बनी हुई है। क्या कुछ उन्होंने कहा, और वो सुनिए आप। पीपीपी के बारे में बहुत कई लोगों ने चर्चा की और यहाँ तक कह दिया ये पीपीपी का मतलब, जो पहचान पत्र जो है उसका मतलब जो है परमानेंट परेशानी पत्र है। पी से परमानेंट, पी से परेशानी, ये पत्र है, ये उनको दिया गया। क्योंकि 10 लाख लोगों के राशन कार्ड काटे गए उससे, उसकी वजह से, और 5 लाख के करीब जो है पेंशन काटी गई है, विधवाओं तक की पेंशन काटी गई है। इसमें जो इनकम दिखाई गई है, 4 से 5 साल की उम्र के बच्चों की इनकम 15 से 20 हज़ार दिखाकर राशन कार्ड काट दी गई। पीपीपी के बारे में तो आपको बता दें कि परिवार पहचान पत्र में जिस तरीके से लगातार त्रुटियां देखने को मिल रही हैं, लगातार खामियां देखने को मिल रही हैं, उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लगातार परिवार पहचान पत्र में गलतियां देखने को मिल रही हैं, इस सरकार की नाकामी है। लोग जिस तरीके से लगातार लाइनों में लगे हुए हैं, उसको लेकर भी उन्होंने सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए। और अगर प्रदेश को लेकर बात करें, रोजगार को लेकर बात करें, तो उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश जो है बेरोजगारी में नंबर 1 है। पलवल से इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि युवक को गिरफ्तार किया गया है। अश्लील फोटो वायरल करने का आरोप युवक पर लगा है। अपडेट आप तक पहुंचा दें, आपको बता दें कि युवती के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने का आरोप युवक पर लगा और साथ ही साथ आपको बता दें कि अश्लील फोटो वीडियो जो है वायरल करने का आरोप युवक पर लगा है। जो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं पलवल से, जानकारी है जो इस बीच सामने आई है। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। इस बीच तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर युवती के अश्लील फोटो को वायरल करने का आरोप लगा है। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से पूछताछ में पुलिस जो है लगातार जुटी हुई है। और आपको बता दें कि युवती के घर में घुसकर दुष्कर्म करने का मामला जो है ये आया था। यहाँ पर आपको बता दें कि घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद आपको बता दें कि फोटो और वीडियो भी उसने बना ली है, जिसके बाद उसने फोटो और वीडियो को वायरल किया। फरीदाबाद से इस बीच जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि ठगों को गिरफ्तार किया गया। केबीसी के नाम पर यहां पर ठगी की जा रही थी और आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग की टीम ने यह कार्रवाई की है। जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है, तो अपडेट आप तक पहुंचा दें। केबीसी जिस तरीके से शो आता है अमिताभ बच्चन का, उसको लेकर यहां पर आपको बता दें कि ये ठगी की गई थी। ग्रीवेंस कमेटी में एक्शन देखने को मिला है। केबीसी के नाम पर ठगी करने वालों पर सीएम की सख्ती जो है वो देखने को मिली है और आरोपियों के बैंक खाते सीज करने के आदेश यहां पर सीएम मनोहर लाल ने दिए हैं। कहा कि हाल ही में 1000 साइबर ठग के मामले सामने आए हैं। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। सीएम मनोहर लाल की सख्ती देखने को मिली है। आरोपियों के बैंक खाते सीज करने के आदेश सीएम मनोहर लाल ने दिए हैं। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।